बहुत अहम केस के बारे में शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। माशूक बरई का, जिसका 2003 से लेके 2006 तक बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा और क्रिमिनल था। अगवा बराए तावान से लेके कत्ल गारा पुलिस पे। कराची में जो अगवा बराए तावान करता था, लाखों करोड़ों रुपए उस जमाने में बता लेता था। बिजनेसमैन बड़े परेशान थे, हालात भी बड़े। चौधरी असलम साहब शहीद क्योंकि लियारी टास्क फोर्स के सरबराह थे, और तो उनको ये टास्क सौंपा गया हमारे अफसरान बाला की तरफ से। बड़े क्रिमिनल्स में उसका शुमार होता था माशूक बरई, खास तौर पे डकैती की वारदातें, अगवा बराए तावान। तो चौधरी असलम साहब दहशत गर्दों के लिए एक खौफ की अलामत थी, उनका डंका बजता था। इन्होंने अपने मुख पर फैलाया कि जाए मालूमात करें कि किस तरीके से भी मुझे ये बरई ढूंढ के दे, माशूक बरई। दौरान इनकाउंटर एक शख्स हलाक हो जाता है, उसकी शनाख्त बाद में रसूल बख्श की होती है। ये पुलिस मुकाबला तो बिल्कुल जेनियत था। बाद में जब उसकी शनाख्त हुई, जिस पर चौधरी असलम साहब, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ गया, चौधरी असलम साहब बनाए अपनी टीम के। पुलिस को भी समझे कि एक तरीके से कहा जाए कि ट्रैप किया गया, या नकली माशूक बरई जो मुकाबले में मारा गया। तकरीबन लियारी टास्क फोर्स के बेशतर अफसरान और एहलकारों का उस FIR में नाम था। रहमान डकैत, वो भी इतना इससे खौफजदा था कि जब वो हमने आ जाता था तो रहमान डकैत भी वहाँ से इलाका छोड़ के वापस इधर लियारी की तरफ आ जाता था। रहमान डकैत और माशूक बरई की अनबन थी। अरशद पप्पू एक अलग ग्रुप था। जैसे से दौड़ लगाई तो पीछे से मैंने भी फायर शुरू कर दिया। मुझे भी ये पता नहीं है कि यही अब माशूक बरई है या नहीं है, जो भी जख्मी हो चुका था और वो बीच मैदान में गिर गया। फिर जो हमें शक था कि इसके साथी ना पहुंच जाए, वहां से हम पर फायरिंग शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम DSP आसिफ उस्मान है और मेरे वालिद साहब इंस्पेक्टर उस्मान खान, जो कि क्लिफ्टन में बहैसियत SHO थे 1991 में, और डाकू से इनकाउंटर में शहीद हो गए थे। मेरे दो भाई और पुलिस में हैं, एक SSP है, दूसरा DSP है, और हम सारा पुलिस ब्लड है। आज मैं आपसे बहुत अहम केस के बारे में शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। माशूक बरई का, जिसका 2003 से लेके 2006 तक बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा और क्रिमिनल था। अगवा बराए तावान से लेके कत्ल गारा पुलिस पे। कराची में बिजनेसमैन इससे बड़े खौफ खाते थे। कराची, हैदराबाद, इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान, जहाँ वो खुलेआम घूमता भी था, कोई पुलिस भी उस पर हाथ नहीं डालती थी। कराची में जो अगवा बराए तावानी करता था, लाखों करोड़ों रुपए उस जमाने में बता लेता था। बिजनेसमैन बड़े परेशान थे, हालात भी बड़े तरह इसकी वजह से खराब थे। अरशद पप्पू के साथ मिक्सअप होके इसने ये सारी वारदातें की। तो उसी अवस्था में 2006 में चौधरी असलम साहब शहीद, जो कि लियारी टास्क फोर्स के सरबराह थे, और तो उनको ये टास्क सौंपा गया हमारे अफसरान बाला की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कि कुछ भी करके इस नासूर को खत्म किया जाए ताकि शहर हमारा पुरअमन हो जाए। देखिए, माशूक बरई एक जो है एक बड़ा नाम था उस वक्त का। मतलब मुल्क में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कराची में एक बड़े क्रिमिनल्स में उसका शुमार होता था माशूक बरई, खास तौर पे डकैती की वारदातें, अगवा बराए तावान। उस वक्त मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि उस वक्त शहर में कुछ इस तरह की सूरत हाल भी थी कि जो छोटे किडनैपर्स, यानी छोटे जराइम पेशा अफराद जो होते थे, वो किसी को अगर किडनैप करते थे तो वो आगे किसी को फरोख्त कर देते थे, यानी किसी बड़े गैंग को फरोख्त कर दिया करते थे। तो ऐसे ही माशूक बरई का बड़ा नाम था। जो बड़े बड़े जो किडनैप किए जाने वाले बड़े बड़े ताजिर, उनके पास सेफ हाउस, इनके पास रखने की जगह होती थी, कि सिंध से लेके बलूचिस्तान का एरिया एक बड़ा नाम था माशूक बरई। जैसे कि आप सबको मालूम है कि चौधरी असलम साहब का नाम दहशत गर्दों के लिए एक खौफ की अलामत थी, उनका डंका बजता था, हर बंदा उससे खौफजदा था। तो इसी बेस पे इनको टास्क दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपने मुख पर और इन्फॉर्मर फैलाए कि जाए मालूमात करें कि किस तरीके से भी मुझे ये बरई ढूंढ के दे, माशूक बरई है। माशूक बरई का मुख पर आया, उसने पता किया तो चौधरी असलम साहब को बताया गया कि सर, एक जगह पे माशूक बरई मौजूदगी की इतला है और वहाँ हमने रेड करना है। चौधरी साहब ने अपनी टीम ली और वहाँ गए। वहाँ जब गए गिरफ्तारी के लिए तो उधर इनकाउंटर हो गया। दौरान इनकाउंटर एक शख्स हलाक हो जाता है, जिसके बारे में मुखबरों ने कहा कि माशूक बरई है और रसूल बख्श के नाम से मशहूर है, मगर है ये माशूक बरई। उसकी शनाख्त बाद में रसूल बख्श की होती है। ये पुलिस मुकाबला तो बिल्कुल जेनियत था, क्योंकि जाहिर जब ये गए तो उधर से भी इनकाउंटर हुआ, उन्होंने भी पुलिस पे फायरिंग की, जिस पर ये शख्स मारा गया, जिसका नाम रसूल बख्श पता लगा, रसूल बख्श बरई उर्फ माशूक बरई। मगर बाद में चंद मौसूल जराए से पता लगा और शनाख्त की गई तो वो रसूल बख्श बरई निकला, जो कहते हैं आपको माशूक बरई का अहलवाता भी था। बाद में जब उसकी शनाख्त हुई, जिस पर चौधरी असलम साहब के ऊपर मुकदमा हो गया, पुलिस की सख्ती हुई, जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ गया। चौधरी असलम साहब बनाए अपनी टीम के और 1.5-2 साल इसी कश्मकश पे चले गए कि भाई वो माशूक बरई नहीं था, रसूल बख्श बरई था। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। पुलिस को भी समझे कि एक तरीके से कहा जाए कि ट्रैप किया गया, या जिस तरीके से वो नकली माशूक बरई जो मुकाबले में मारा गया,
दरअसल उसका असली नाम जो है वो रसूल बख्श था। उर्फियत हम फिलहाल उसको कह सकते हैं कि उर्फियत उसकी माशूक बरोई। वो सकरन का रहने वाला था और 2006 की बात है जब लियारी टास्क फोर्स बड़ी आबोताब के साथ जो है वो शहर में काम कर रही थी, खास तौर पर लियारी, और लियारी के अलावा उनको जो है वो सिंध और बलूचिस्तान तक भी एक्सेस हासिल था, क्योंकि हुकूमत चाहती थी उस वक्त की हुकूमत के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, तो खास तौर पर लियारी टास्क फोर्स को बड़े इख्तियारात भी दिए गए थे। और लियारी टास्क फोर्स के तहत जो है वो लियारी में टीपीओ भी जो है वो लियारी टास्क फोर्स से ही लगाया जाता था, और लियारी टास्क फोर्स का जो डोमेन जो यानी लियारी में जो टीपीओ लगता था तो वो पाक कॉलोनी तक का उसका भी एक्सेस होता था। ये एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल हम माशूक बरोई पे बात करते हैं कि माशूक बरोई का जो इनकाउंटर, जो जाली इनकाउंटर, मुबैना तौर पर जो जाली इनकाउंटर है वो 2006 में हुआ था। रसूल बख्श उर्फ माशूक बरोही सकरन में जो बताया गया, जो दावा किया गया उनके घर वालों की तरफ से कि बस से उतार के उसे अगवा किया गया, उसके बाद जो है उसको कत्ल कर दिया गया मुबैना जो है वो जाली मुकाबले में। तो हुआ ये था कि ये हार्डली क्रिमिनल था और ये गलत निशानदेही हुई, और ये गलत निशानदेही भी मैं जो है वो पुलिस भी, जो पुलिस ने मार खाई वो भी अपनों के साथ ही की। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा कि वो भी पुलिस अफसरान ही थे जिन्होंने पुलिस के साथ, मैं समझूंगा कि वो उन्होंने गद्दारी की और जो है वो माशूक बरोई के नाम पे रसूल बख्श बरोई को पकड़वाया और कहा कि यही माशूक बरोई है। तो ये ऐसा हुआ कि मैं उन अफसरान का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने इसकी पॉइंटेशन की थी। बहरहाल तो इस तरह तकरीबन लियारी टास्क फोर्स के बेशतर अफसरान और एहलकारों का उस एफआईआर में नाम था। जब उसकी असल शनाख्त हुई कि जी ये तो माशूक बरोई नहीं बल्कि ये तो एक मजदूर पेशा शख्स था, रसूल बख्श इसका नाम है, एक बड़ा वावेला मचा। अदालत ने भी इस पर नोटिस लिया। अब आते हैं असल माशूक बरोई की तरफ। असल माशूक बरोई 2003 से 2006 में जो अगवा बराए तावान और जितने भी क्राइम है जो कराची से लेके इंटीरियर सिंध में बलूचिस्तान में करता था, कराची में अरशद पप्पू इसका पार्टनर था, अगवा करते थे, उसी के पास रखवाते थे और करोड़ों उस जमाने में भी बता लेते थे, जिससे कराची का अमन, बिजनेसमैन सारे बहुत परेशान। अब माशूक बरोई के बारे में जब आ गए तो अब उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि वो उसने अपना मकाम और अड्डा जो है हब के करीब, हब और सिंध के बॉर्डर के करीब रखा हुआ था, जहाँ वो यहाँ से अगवा करके लोगों को वहां ले जाता था और वहां ना उसको पुलिस कुछ कह सकती थी। उसका एक अलग इलाका था जहाँ टेररिज्म इतना था कि वहां के लोग भी उसको कुछ नहीं कहते थे। हर तरफ से उसने वहां पर एक हिसार पैदा किया हुआ था, खौफ था। इसके खौफ का आलम ये था कि उस वक्त का जो गैंगस्टर और गैंग का बादशाह लियारी गैंग का रहमान डकैत, उसका अपना भी वही घर था, व्हाइट हाउस था, मगर वो भी इतना इससे खौफजदा था कि जब वो हम में आ जाता था तो रहमान डकैत भी वहां से इलाका छोड़ के वापिस इधर लियारी की तरफ आ जाता था या कहीं और चला जाता था। यानी खौफ का आलम यह था कि रहमान डकैत भी उससे घबराता था। इस केस के बाद जब चौधरी असलम साहब चले गए जेल में तो मीडिया का और रसूल बख्श बरोई के, लवाकिन का और अफसरान बाला का बड़ा वो था, जोर था और दबाव भी था कि किसी तरीके से असल माशूक बरोई को ढूंढा जाए, क्योंकि हम पर बड़ा प्रेशर है ऊपर से कि असल केस को सॉल्व किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि असल माशूक बरोई जब गिरफ्तार नहीं हुआ तो लोगों में खौफ व आराज का एक वो फैला हुआ था कि जब वो ओपन आजाद है तो किसी को भी बदला ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी असना में मैं उस वक्त सीपीडी जो आजकल है सीआईडी कहलाता था उसमें तैनात था, तो हमें भी ये प्रेशर आया। हमने इसी तरह मिलकर टीम बनाई जिसमें कुछ और अफसरान भी मेरे साथ थे और मुखबरों का एक जाल बिछाया, मालूमात हासिल की। कुछ मालूमात के हिसाब से हमने हब के इलाके में, लियारी में और जहाँ जहाँ इसके होने का हमें अंदेशा था, ये पता लगता था, वहाँ मालूमात कराते थे और मालूमात भी बड़ा क्लियर लेते थे कि ऐसा ना हो कि दूसरा अटेम्प्ट भी हमारा जाया जाए और अफसरानों के सामने और मीडिया के सामने हम कोई जवाब ना दे सके। तो बड़ा केयरफुल करके इसकी तरफ हमने बिछाया हुआ था जाल के मुखबरों का। फिर भी कुछ उस पर हमें इतना भी मिली कि हब में ओपन घूमता है मगर कोई इसका ठिकाने का पता नहीं है। वहाँ तकरीबन हर तीसरे घर में लोग कहते हैं कि कभी इस घर में होता है, इस पे होता है। टेलीफोन हर दफा फोन करता है, टेलीफोन क्लोज कर देता है, नया फोन, नया सेट, नया घर, मगर था ये हब के इलाके में शो हो रहा था। तो पिछली कार्रवाइयों की वजह से हमें बड़ा मोहतात रह के इस दफा कार्रवाई डालनी थी ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई फिर कोई इसी तरह का मसला बने। तो खैर इसी तरह हमने टीम तश्कील दी और आगे की तरफ चले थे। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात आपको और बता दूं जो कि कभी कभी
क्रिमिनल भी जाहिर है कि रहमान डकैत और माशूक बरोई की अनबन थी, अरशद पप्पू एक अलग ग्रुप था। तो रहमान डकैत के भी लोग हमें किसी तरह हमारे इन्फॉर्मरों के जरिए हमें इतला देते थे कि आज वो आया हुआ है, फला जगह है, फला जगह है। तो रहमान डकैत ने भी अपने इन्फॉर्मरों के जरिए हमें काफी हेल्प आउट किया है, जो कि हम इस हद तक पहुंचे हैं। हम पर प्रेशर भी बहुत था, और दूसरी बात यह कि हमारे जो अफसरान जेल में थे, शहीद चौधरी असलम साहब और उसकी टीम, मीडिया का भी बड़ा प्रेशर था हम पर, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसी वजह से हमें भी इसमें बड़ा केयरफुल करके काम करना था। तो उस प्रेशर को भी हमने तोड़ना था, क्योंकि जब तक असल माशूक बरोई गिरफ्तार नहीं हो जाता, रसूल बख्श बरोई वाला किस्सा जिंदा रहता। इसकी गिरफ्तारी हमारे लिए अशद जरूरी थी, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, क्योंकि वो भी बड़ा खौफ वाराज था उनमें भी कि किसी तरीके से गिरफ्तार हो जाए। इसमें आप लोग को एक दिलचस्प बात बताऊं, वो ये थी कि माशूक बरोई की एक लड़की से दोस्ती थी, चाहे उसकी माशूक से लो या जिस तरह भी था, उससे उसका ताल्लुक था। अमूमन ये फोन नंबर जो भी इस्तेमाल करता था, 2-4 दिन बाद वो क्लोज कर देता था। उसकी वजह से हम कहीं पहुंचते थे तो वहां आगे जाके हमें ब्लॉक हो जाता था। मगर एक नंबर इसका ऐसा पता लगा, इस लड़की के साथ जिस नंबर पे वो कॉन्टेक्ट में था, वो नंबर ये चेंज नहीं करता था। वो इसने सिर्फ उसी के लिए रखा हुआ था कि उससे जब बात कर रहे हैं, उसकी कॉल आनी, तो वो उससे उसी नंबर पे बात करता था। हमें जब ये नंबर मिल गया, मुखबरों ने बताया कि सर ये बड़ा कंफर्म नंबर है, इस नंबर पे चेंज नहीं करेगा। तो हमने उसी नंबर को ट्रैक पे लगा दिया। जब पता लगता था कि वाकई वो 24 घंटे में एक आध दफा वो उससे जरूर कांटेक्ट करता था, तो उस नंबर को ट्रैक करने से हमें ये फायदा हो गया कि इसकी लोकेशन नियर अबाउट हमें टाइम टू टाइम मिलती चली गई। इसी तरह हमने मुखबरों को भी उसको क्लोज किया कि भाई इस तरफ से जाओ और इस नंबर के करीब करीब इलाके को ट्रेस करो, जिस पर हमें थोड़ी कामयाबी हुई। पता लगा कि हब के करीब ही साकरान रोड है, वहाँ एक सोसाइटी बनी हुई है, जिसके करीब करीब में कोई तकरीबन सोसाइटी में अगर 1000 प्लाट है तो 200-250 घर बने हुए, और उस इलाके में 250 घरों में 5-6 घरों में इसके लोग अपने होते थे, 2-3 घरों में खुद होता था। ये एक घर में स्टे नहीं करते थे, ये स्टे करते थे अगर इसके 50 बंदे हैं तो 6 एक वाले फ्लैट अपार्टमेंट में छोटे छोटे घर होते थे, उस घर में होते थे 6, दूसरे घर में होते थे 6। उनको पता था कि अगर कहीं से भी कोई हमला हुआ तो आउट से भी हमें ये हेल्प आउट हो सकता है। जब हमने ये प्लानिंग बनाई और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, तो बड़ा खामोशी से हमने प्लान किया। अब के करीब पहुंच के हमने बाकायदा मीटिंग की कि ये घर जो है मशकूक है, मगर ये जो 2-3 घर हैं ये बिल्कुल पक्के हैं, जिसमें तीनों घरों में से किसी एक में ये खुद रहता है। तो इसी तरह जब हमने खुफिया अपनी मखसूस मीटिंग की, उसमें हमने मुतलका थाने को, जो कि हब का थाना है, शायद आप लोगों को भी पता है कि नीचे इतना बड़ा केस है, नीचे बताना जरूरी नहीं समझा, वो इसलिए कि कहीं भी लीक आउट हो सकती थी हमारी इंफॉर्मेशन। हाँ, मगर अलबत्ता हमने ये किया था कि उधर के आला अफसरानों को एतमाद में लेके कानूनी तरीके से बिल्कुल उनसे हेल्प आउट किया था। उनसे हमने कहा था फोर्स हमारी होगी, मगर पास कुछ आप लोग को बताना जरूरी है, ताकि कल को ये ना हो जाए कि क्या हुआ था और क्या नहीं। ज़ाहिर इनकाउंटर भी हो सकता है, जो कि हुआ भी। तो ये सारा सराउंड था। खैर, अब हम आगे चलते हैं कि जब हम हब के इन हो गए, हब के इन होने के बाद साकरान रोड आता है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक सोसाइटी है। सोसाइटी के दरमियान में हमने सारा गार्डन, एक बहुत बड़ा मैदान खुला था, यानी वह इनकाउंटर ऐसा हो सकता था कि हमारी कैजुअलिटी ज्यादा होती। जो मैंने आपसे कहा कि अगर उसके सारे घर के लड़के निकल आते, कम से कम ये पता हमें लग गया था कि 25-30 लड़के इनके अलग अलग घरों में जो सराउंड है दूर दूर उसमें है। हमने उन 3 घरों को गार्डन किया, जो कि करीब करीब थे, एक कोने पे, दूसरे पे, तीसरे पे थोड़ा सा आगे गार्डन था और बीच में एक मैदान टाइप का बना हुआ था। ये तकरीबन दिसंबर की 2007 का 3:30 बजे दोपहर का टाइम था। रोशनी भी ठीक ठाक थी और कोई हमें गार्डन करने में ज्यादा मसला भी नहीं हुआ, क्योंकि सोसाइटी भी इस तरह थी कि ज्यादा आमद रवानगी किसी की थी नहीं, और इक्का दुक्का इस तरह चल रहे थे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का ट्रक आ रहा है या कुछ आ रहा है या कोई मजदूर जा रहे हैं, जिनको हमने कार्डन ऑफ करते ही उनको साइड पे कर लिया था। दूसरी बात, एक दिलचस्प आपको और बताऊं कि जिस बंगले से, छोटे से बंगले से बरामद हुआ था, उसी जगह मैं खुद खड़ा था, मेरे साथ मेरे पुलिस ऑफिसर थे। उधर ही एक मजदा आ रहा था, जिसको मैंने रोका कि आगे मत जाओ, हमारा हो सकता है इनकाउंटर हो या कोई पुलिस मुकाबला हो जिसपे आप रहे हो, जिसपे ब्लॉक मजदा ट्रक था, जिसपे ब्लॉक लगे हुए थे। और इसी अवस्था में जब मैं सबको लगा रहा था कि कार्डन ऑफ करो, तो उसी के सामने जो घर था, जिसपे हमें शक था, उन 3 घरों में से एक घर था, उसके दरवाजे से एक शख्स बाहर निकला, क्लीन शेव था, हल्की हल्की मूछें थी और तकरीबन
इस तरह जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुलिस अफसर है। अच्छा, हमारे को उसकी कोई फोटो या इस तरह कोई शनाख्त पूरी थी नहीं, मगर उसको मैंने ये समझते हुए कि ये भी कोई हमारा पुलिस अफसर है, क्योंकि उसके पास हमारी तरह वो डांगी लगाई हुई थी जिसमें असला भी था और MP5 उसके हाथ में था, टीटी उसको लगी हुई थी। तो मैं समझा मेरा कोई पुलिस वाला है। मैंने उसको कहा यार साइड पे हो जाओ और साइड पे हो जाओ ताकि हम अपना काम जो है पूरा करें। तो वो शख्स मुझसे उलझने लगा, बोला तुम दफा हो जाओ। थोड़ी सी बदकलामी की मुझसे, बदकलामी की, और इसी अवस्था में उसने अपनी MP5 उठाई और मुझ पर फायर शुरू कर दिया। या तो उसको शक हो गया, कुछ हुआ, फायर शुरू कर दिया। किस्मत मेरी अच्छी थी कि वही ट्रक जो मजदा का मैंने ब्लॉकों वाला थल्ले वाला रोका हुआ था, मैं उसी की आड़ लेके खड़ा हो गया और मेरे हाथ में भी MP5 थी। खैर जब उसने फायर मुझ पे किया, मैं उसकी आड़ लेके खड़ा हो गया और इसने फिर दौड़ लगाई। जब उसने मेरे हाथ में असला देखा तो दौड़ लगाई तो ये वो जो दो बंगले इसके दूसरे थे जो कि करीब ही थे, समझो तकरीबन आधे फरलांग के फासले थे उनकी तरफ, तो वो मैदान से होके गुजरता था। बस जैसे ही इसने दौड़ लगाई तो पीछे से मैंने भी फायर शुरू कर दिया। मुझे भी ये पता नहीं है कि यही हमारी असल शख्सियत है, मशहूर बरोई है या नहीं है, जो भी, मतलब उसने जब मुझ पर फायर किया तो अटेम्प्ट मेरा बनता था अपने आप को बचाते हुए, मैंने उस पर फायर कर दिया। मैंने तकरीबन कोई 13 गोलियां मेरी फायर हुई थी, जिसमें से 6 उसको लगी थी और पूरा बैक उसका जख्मी हो चुका था और वो बीच मैदान में गिर गया। तो MP5 को लेकर मैं आगे बढ़ा इसकी तरफ, ये पड़ा हुआ था, मुझे ये लग रहा था कि ऐसा नहीं पलट के मुझ पर वायर ना करे, मगर ये अच्छा था कि हमने जो गार्डन के लिए सारे अफसरान और हमारे सिपा जो है वो अलर्ट हो चुके थे और उसी की तरफ एम किया हुआ था। मगर मैंने 1-1.5 मिनट वेट किया, मगर जब पता लगा कि उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई और वाकई वो गिरा हुआ है और जख्मी है, तब हम, क्योंकि उसने बंडी पहनी हुई थी, बंडी उसी तरह थी जैसे हमारे लाइफ जैकेट होते हैं, फिर जब हम करीब गए, ब्लीडिंग हो रही थी, मैं पूरा करीब गया और उसके हाथों से मैंने लात मार के उसकी जो MP5 थी वो दूर की और उसके बाद मैं एम लेके खड़ा हो गया कि अगर हिलेगा तो अच्छा नहीं है। इतने में मेरे अफसरान और सारे जो भी है सिपा करीब आ गए और उसको जब देखा तो वो काफी हद तक जख्मी हो चुका था और आंखें उसकी खुली थी, सांस ले रहा था। बंडी जब चेक की तो बंडी में से उसका असला, ग्रेनेड और काफी चीजें बरामद हुई। इसका मकसद ये हुआ कि अगर उसको टाइम मिल जाता तो हमें कुछ ना कुछ इंजरी कर जाता और डैमेजेस होते, जिसमें हमारे पुलिस अफसर, बल्कि मैं खुद सामने था और वो ट्रक ना होता तो हमें भी कोई ना कोई नुकसान हो सकता था। जब जख्मी हालत में हमने इसको पलट के देखा तो सांसें ले रहा था और हमारा मूड ये था कि इसको लेके फौरन हम हॉस्पिटल जाएं और उसी पे हमारे मोहब्बत ने भी शनाख्त कर लिया कि बिल्कुल यही है। मगर इसमें थोड़ी सी हमें तरद्दुद और वक्त इसलिए लगा कि जो हमारे कार्डन से आउट थे, जो हमें शक था कि उसके साथी ना पहुंच जाए, वहां से हम पर फायरिंग शुरू हो गई। अच्छा था कि हमने कॉर्डर किया हुआ था, उससे हमने भी फायर किए, मगर वो घबरा गए और वो करीब हमारे नहीं आए, करीब ना आए, जिसमें हमारे को 10 से 15 मिनट लग गए। करीब ना आने की वजह से वो उधर से फरार हो गए। इलाका पुलिस भी आ गई, लोग भी आ गए, यहाँ तक कि इलाका पुलिस ने भी और उधर के लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल ये माशूम बरोई है। मगर खैर हमने उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना था, क्योंकि हमने उससे मजीद तफ्तीश करके उसके साथ ही होगा और मजीद कोई और चीजें उगलवानी थी, तो उसको लेकर हम हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए। ज़ाहिर है हब से हमने हॉस्पिटल आने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लगता है, मगर रास्ते में डॉक्टर ने बताया कि तो रास्ते में एक्सपायर हो चुका है। और मेरे हिसाब से तो जब हम उसको मोबाइल में रख रहे थे तो उसकी सांसें उसी वक्त ऊपर चुकी थी, क्योंकि 7-8 गोलियां उसको लगी थी और जाहिर है कि ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही थी। तो अगर एक इंसान से इस तरह ब्लीडिंग हो तो 15 से 20 मिनट में उसका ब्लड ही खत्म हो जाता है। तो खैर हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसका इंतकाल की खबर आ गई थी। यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि माशूक बरोही जो है, जो असल माशूक बरोही था, उसने 2-3 केस ऐसे किए कि ये जो नकली माशूक बरोही था, इसका चेहरा सामने दिखाया गया रैंसम वसूली के लिए। हमारे भी एक बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर, जो अभी यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं, उन समेत कुछ और लोग भी थे जो जिनके मतलब जो प्यारे जैसे अगवा हो जाते थे, उनको छुड़ाने के लिए जो कोशिशें करते थे, तो जो पैसे देने के लिए गए थे, मिसाल के तौर पे वो पैसे देने के लिए गए और सामने से जिसने पैसे वसूल किए उसकी तो शक्ल उन्होंने देखी थी। अब उन्होंने जैसे आके जब मामला कोई भी किडनैप होता था, उसके बाद रिहाई हो जाती थी, उसके बाद पुलिस उन्हें बुलाती थी बयान के लिए, तो बयान के साथ साथ उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई जाती थी जो हार्डली क्रिमिनल हुआ करते थे कि यार आपके साथ आपको जो अगवा किया गया था या आपने रकम दी वो किस को दी ना। तो यही जो नकली माशूक बरोई था, इसकी तस्वीर देख के उन्होंने सुना हाँ भाई हमने इसे पैसे दिए थे, तो उन्होंने बोला वो ये तो माशूक बरोई। हालांकि वो माशूक बरोई नहीं था, वो माशूक बरोई जो है वो माशूक बरोई खुद से
अपना नाम किसी और को दे के आगे पेश किया करता था। ये जो है मैं कहूं कि जो नकली माशूक बरूई था उस पर कोई क्रिमिनल केस जो है नहीं था, क्योंकि उसकी तस्वीर कहीं पर क्रिमिनल केसेस में सामने थी ही नहीं। असल माशूक बरूई तो बैक पे रह के इससे काम करवा रहा था, लेकिन इसके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं थी। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब इसकी हलाकत की इतना सब जगह पहुंची, मीडिया ने बड़ा माशाल्लाह सराहा इसको, तो वो बिजनेसमैन लोग, ताजिर हजरात, बिल्डर जिनको इसने अगवा किया था और तावान वसूल किया था, उन्होंने भी आके शनाख्त किया कि बिल्कुल ये ओरिजिनल है, इसी ने हमसे तावान लिया और यही हमें तंग करता था। तो काफी हद तक जब ये हमें एविडेंस मिल गए तो हमने भी कहा चलो ठीक है। और सबसे बड़ी एविडेंस तो ये थी कि उसकी बीवी ने खुद आके शनाख्त किया कि हाँ ये मेरा शौहर है, क्योंकि डेड बॉडी लेने वो आए थे इस वक्त। इस पे उस वक्त गवर्नमेंट ने काफी माशाल्लाह 30 लाख रुपए इनाम भी रखा था और काफी इसके लिए मीडिया भी बड़ी अच्छे तरीके से पुलिस की हिम्मत अफजाई कर रही थी। असल माशूक बरूई के हलाक होने के बाद जब ये मीडिया में सब शनाख्त हो गई तो इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि चौधरी असलम साहब की जमानत हो गई, उसकी टीम की जमानत हो गई और पुलिस का जो मोरल काफी हद तक डाउन था वो काफी हद तक अच्छा हो गया। और उसके बाद आपको पता है कि चौधरी असलम साहब ने मजीद भी बहुत अच्छे काम किए हैं। बस इस केस की वजह से थोड़ा सा हम सारे फेडअप थे, मगर अल्लाह ने किया, इज्जत रखनी थी। उसकी हलाकत के बाद सारा मोरल हमारा अच्छा हो गया।